दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होगी, वो अपनी पत्नी को मार डालते हैं और पत्नी को मारने के बाद उसके शरीर के 300 छोटे छोटे टुकड़े कर कर टिफिन में बंद कर देते हैं। 22 अलग अलग टिफिनों में डालकर दो अलग अलग बक्सों में रखकर उस पर ताला लगा देते हैं और साथ ही उसकी पत्नी का जो सिर होता है उसको एक टेबल में रखते हैं और जिससे हर रोज वो बात करते थे। दोस्तों, ये सुनने में ही कितना भयावह हो। तो इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है, उसे जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में एक पल्ली नामक इलाका होता है। वहाँ के एक मोहल्ले में सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री के साथ एक आलीशान घर में रहते थे। 2 मंजिला घर था उनका, लेकिन वो दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे वहाँ पर। और ये जो परिदा जी थे, ये लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना में डॉक्टर थे, जो कि अब रिटायर हो चुके थे। लेकिन इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों के लिए इनका घर बहुत ही अजीब था। डॉक्टर परिदा की शादी उषा श्री से 1977 में हुई थी। इसके बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बनने के बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गया। वहीं लड़की दुबई शिफ्ट हो गई और बच्चे दोनों पति पत्नी, जो कि इसी घर में रहते थे। लेकिन सोमनाथ परिदा का व्यवहार अगर मोहल्ले वाले की बात माने तो बहुत ही अजीब था। बहुत ही वो गुस्सैल किस्म के आदमी थे। कभी किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। उनके घर के सामने अगर किसी ने गलती से गाड़ी भी पार्क कर दी तो बहुत चिल्लाते थे। यहाँ तक कि आसपास जो मंदिर थे वहाँ घंटी भी कोई बजाता था तो भी वो बहुत चिढ़ जाते थे। कुल मिला के बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव था उनका। सबसे अजीब ये बात थी कि उनके घर की लाइटें शाम के 6 बजे बंद हो जाती थी, यानी कि 6 बजे पति पत्नी सो जाती थी और सुबह के 3 बजे ही जग जाते थे। 3 बजे से उनकी लाइटें ऑन हो जाती थी। मोहल्ले में आसपास के रहने वाले लोग उनसे बहुत डरते थे और साथ ही इसी वजह से मोहल्ले के लोगों ने उनके घर को भूतिया घर भी कहना शुरू कर दिया था। हुआ कि कुछ यूं था कि उनका जो बेटा अमेरिका में रहता था, वो कई दिनों से अपनी माँ को लगातार कॉल कर रहा था, क्योंकि सोमनाथ परिदा का स्वभाव ऐसा था जिसे उनके बच्चे भी पसंद नहीं करते थे। उनके बच्चों को उनसे बहुत डर लगता था और इसीलिए ना उनकी बेटी और ना ही उनका बेटा उनसे बातचीत नहीं करते थे। वो अपनी माँ को फ़ोन करते थे और माँ से ही बात करते थे। अक्सर हफ्ते में 2-3 बार उनकी बात हो जाती थी, लेकिन इस बार उषा श्री का नंबर स्विच ऑफ आया। बेटे ने सोचा हो सकता है माँ कहीं चली गई हो, इसलिए नंबर स्विच ऑफ हो। वो दूसरे दिन फ़ोन करता है, तब भी स्विच ऑफ आता है और इसी तरीके से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 और ये पूरा 20 दिन का समय निकल जाता है और उसकी माँ यानी कि उषा श्री का नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तभी बेटा परेशान होता है और परेशान होकर सोचता है कि क्यों ना पापा को ही फ़ोन कर लिया जाए। उनसे पूछते हैं कि आखिर माँ है कहाँ, उनका नंबर क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। और यही सोचकर बेटा अपने पापा को फ़ोन करता है और पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ का नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। तो सोमनाथ परिदा इधर से बड़े ही इत्मीनान से जवाब देते हैं कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी बहन के पास दुबई गई हुई है। बेटा सुनता है, तुरंत ही फ़ोन काटकर अपनी बहन को फ़ोन लगाता है। बहन का नाम सुरेखा रहता है। अपनी बहन को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या माँ तुम्हारे पास आई है। बहन कहती है नहीं तो, माँ तो मेरे पास नहीं आई, बल्कि मैं खुद आपको फ़ोन लगाने वाली थी कि माँ कहाँ है, माँ का नंबर काफ़ी दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है। तभी उसके बेटे को भनक लगती है, कुछ अंदेशा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बेटा तुरंत अपने मामा को फ़ोन लगाता है, जो कि वहीं भुवनेश्वर में ही रहते थे, और उनको सारी बातें बताता है और कहता है कि आप घर जाकर देखिए माँ कहाँ है, कुछ तो गड़बड़ है। और इसी तरह बात करने के बाद जो उसके मामा होते हैं यानी उषा श्री के भाई 23 जून को शाम के लगभग 5 बजे के आसपास सोमनाथ परिदा के घर जाते हैं। वहाँ जाके बेल बजाते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। उसके बाद वो बार बार बेल बजाते हैं, तब जाकर सोमनाथ परिदा आते हैं। वो विंडो खोलते हैं और विंडो से ही कहते हैं कि क्या काम है। उनके मामा पूछते हैं कि उषा श्री कहाँ है।
उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, आप उससे बात करवा दीजिए, कहाँ है वो। तो सोमनाथ परिदा कहते हैं कि वो तो यहाँ है नहीं, वो अपनी बेटी के यहाँ दुबई गई है। और तभी उसका मामा कहता है कि आप दरवाज़ा तो खोलिए, लेकिन सोमनाथ परिदा दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और बिना दरवाज़ा खोले ही वो अंदर चले जाते हैं। अब ये बात जो उषा श्री के भाई थे, उषा श्री के बेटे को फ़ोन करते हैं और उनको सारी घटना बताते हैं। अब बेटे को अंदेशा हो जाता है, अंदेशा क्या, उसको यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है और बेटे को पापा पे ही शक होता है। वो अपने मामा से कहता है कि मामा आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ से जाकर पुलिस वालों को सारी चीज़ें बताइए और लेकर आइए। अब उसके मामा पास में ही पल्ली पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाके सारा घटनाक्रम बताते हैं। साथ में पुलिस आती है, सोमनाथ परिदा को दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाती है। पुलिस के बार बार आवाज़ और वार्निंग देने के बाद भी सोमनाथ परिदा दरवाज़ा नहीं खोलते और मजबूरन पुलिस वाले को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। दरवाज़ा तोड़कर पुलिस वाले जब घर के अंदर जाते हैं, पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन कहीं भी उनको कुछ भी नहीं मिलता। ना उषा श्री का पता चलता और ना ही कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ मिलती। सभी परेशान हो जाते हैं। तभी बेडरूम में खड़े ही थे सभी पुलिस वाले कि अचानक से उनकी नज़र जाती है सोमनाथ परिदा के बेडरूम में रखे 2 ट्रंकों पर। कोने पे 2 ट्रंक रखे थे बड़े बड़े, जो अक्सर पुलिस वाले यूज़ करते हैं, जिसमें उनको अपना सामान रखने के लिए दिया जाता है। उसमें बड़े बड़े ताले भी लगे थे। अब पुलिस वाले की जैसे ही नज़र पड़ती है, वो सोमनाथ परिदा से कहते हैं इनका ताला खोलो। उनका ताला खोला जाता है। ताला खोलकर देखते हैं कि दोनों ही ट्रंकों में टिफिन रखे हुए काफ़ी सारे, यानी अगर दोनों को काउंट करें तो लगभग 21 से 22 टिफिन रखे हुए थे। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि परिदा जी को इतने टिफिन का क्या काम, कहीं ये टिफिन बांटने का काम तो नहीं करते पार्ट टाइम में। पर जैसे उनके घर की हालत थी, जो आलीशान घर था, उनके रहने का तौर तरीका था, उसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि नहीं, इन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं कर सकते ये। तभी एक पुलिस वाले को बोलते हैं कि टिफिन खोल कर देखो। और जैसे ही टिफिन पुलिस वाले खोलता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक एक करके सारे टिफिन खोले जाते हैं और उन सारे टिफिनों में इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। सब देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि उसकी पत्नी उषा श्री के थे। अब पुलिस वाले सोमनाथ परिदा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं। उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि तुमने उषा श्री को क्यों मारा। सोमनाथ परिदा पहले यही कहते हैं कि मैंने नहीं मारा है, हमारी झगड़ा हो गया था। 3 जून 2013 की बात है, हमारा पति पत्नी का झगड़ा हो गया था और इसी बात से उषा श्री बहुत गुस्से में आ गई थी और ज़्यादा गुस्से में आने के कारण उसने ज़मीन पर अपना सर पटकना शुरू कर दिया और सर पटक पटक कर उसने खुदकुशी कर ली। और खुदकुशी करते समय उसने बोला कि मेरा मौत का स्मारक शिरडी में बनाया जाए, और वो मर गई। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अगर उसने खुदकुशी की तो तुमने पुलिस वालों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। तो सोमनाथ परिदा इस पे बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने इसके शरीर के टुकड़े क्यों किए। तभी सोमनाथ परिदा कहते हैं कि अगर मैं शरीर के टुकड़े नहीं करता तो मैं उसकी बॉडी को घर के बाहर नहीं ले जा पाता, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका स्मारक, उसके मौत का स्मारक शिरडी में बनाया जाए, और इसीलिए मैंने उसके शरीर के टुकड़ों को काटा, पैक किया, और मैं यही सोच रहा था कि इन टुकड़ों को ले जाकर शिरडी में उसका स्मारक बनाऊंगा। पुलिस वालों को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसके साथ ही पुलिस वाले शक्ति पर उतर आए और शक्ति पे जब उतरते हैं तो उसके साथ ही सोमनाथ परिदा एक और बड़ा ही भयावह खुलासा करते हैं। सब वो बताते हैं कि उनका एक क्लिनिक था, क्योंकि वो रिटायर्ड डॉक्टर थे, उनका एक क्लिनिक था, वो रोज़ क्लिनिक जाते थे, जहाँ पर उनकी एक कोई महिला थी, उनसे कुछ बातचीत चल रही थी। इस बात की उनकी पत्नी उषा श्री को शंका थी कि कहीं इनका रिश्ता गलत दिशा में ना जा रहा हो, और इसी बात को लेकर उषा और सोमनाथ परिदा में अक्सर झगड़े होते रहते थे।
जिस औरत से बात चल रही थी वो औरत उम्र में इनसे काफ़ी कम थी और इसी बात को जब लेकर झगड़ा चल रहा था 3 जून को, तो सोमनाथ परिदा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो स्टील की टॉर्च से, आपने देखा होगा फौजी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लंबी सी टॉर्च होती है काफ़ी हैवी, उस टॉर्च से उषा श्री के सिर पर वार करते हैं और जिससे उषा श्री की मृत्यु हो जाती है। उषा श्री के मरने के बाद वो सबसे पहले कुल्हाड़ी से उसका सिर धड़ से अलग करते हैं और उस सिर को मेज पर रख देते हैं जहां वो सोते थे। मेज पर रख देते हैं, उससे वो डेली बातें करते थे कटे हुए सिर से। धीरे धीरे उसके बाल झड़ जाते हैं, सिर के चमड़ी भी निकलनी शुरू हो जाती है और इसके बाद वो एक डिब्बे में पैक कर देते हैं। बचा धड़। तो सोमनाथ परिदा खुलासा करते हैं कि पत्नी को मारने के बाद दूसरे ही दिन उन्हें घर के सारे नौकरों को सबसे पहले काम से छुट्टी दी और उसके बाद पहले उसके शरीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए जो ऑपरेशन करने वाला सीजर होता है उससे वो उसके शरीर के रोज रोज छोटे छोटे टुकड़े करते रहते थे। लेकिन एक दिन में ये सब नहीं किया था, रोज रोज छोटे छोटे टुकड़े करते थे। बताते हैं कि अलग अलग दुकानों से वो दो तीन करके टिफिन लाते थे ताकि किसी को शक नहीं हो और उस टिफिन में ही पैक करके बॉडी रखते जाते थे। साथ ही जैसा कि वो पेशे से डॉक्टर थे, उनको चीज़ों के बारे में पता था, तो उसके साथ ही वो टिफिन में उन बॉडी के टुकड़ों को कुछ केमिकल में डालकर रखे थे जिससे कि कहीं भी बदबू नहीं फैले। और इस तरीके से इस सनसनी केस का खुलासा हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जो कातिल होता है कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गवाह सबूत छोड़ ही देता है और वो पकड़ा जाता है। और ऐसा ही हुआ सोमनाथ परिदा के साथ, क्योंकि सोमनाथ परिदा ने बहुत ही चालाकी से इस काम को अंजाम दिया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी पकड़े भी जाएंगे। खैर, सोमनाथ परिदा को कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस अपनी चार्जशीट दायर करती है और उनका जुर्म भी सिद्ध होता है और जिसके लिए उन्हें कोर्ट से ताउम्र सज़ा मिलती है, यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। फिलहाल वो जेल पे ही हैं और अब उनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास है और अपनी बची हुई ज़िंदगी वो वहीं जेल में गुजार रहे हैं। आज की बात करें तो सोमनाथ भुवनेश्वर के निकट ही झारपड़ा जेल में बंद है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं के साथ खेलना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का भी दिल दुखाना नहीं है और ना ही रिश्तों पर से भरोसा उठाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है, जागरूक करना है। जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए। देश दुनिया की ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होने के लिए बने रहिए क्राइम शूट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।